हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज अपन करने वाले हैं बहुत ही शानदार मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के प्रश्न। ये आपके एफएसओ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही मध्य प्रदेश की सारी परीक्षा, चाहे आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएफएसओ की तैयारी कर रहे हैं, सारी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में नागवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मध्य प्रदेश में नागवंश का संस्थापक माना जाता है वृषनाग को या वृषनाथ को माना जाता है। इनको वृषनाग या वृषनाथ कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। कुछ लोग इसको विश्वनाथ बोलते हैं, कुछ इसको वृषनाग बोलते हैं। ये इन्होंने नागवंश की जो स्थापना की थी वो विदिशा में की थी। इन्होंने नागवंश की स्थापना कहाँ पे की थी? विदिशा में इसकी स्थापना की थी। और इन्होंने कई सिक्के भी चलाए थे, जिसकी सिक्कों से पता चलता है कि इनका शासन विदिशा में था। इनके सिक्कों से इनके शासन के बारे में जानकारी मिलती है। वृषनाग के बाद इस वंश में विदिशा से मथुरा तक शासन किया था और राजधानी को पद्मावती में स्थानांतरित कर दिया था। मतलब विदिशा से इन्होंने राजधानी को पद्मावती मतलब होता है यहाँ पे ग्वालियर, मतलब विदिशा से राजधानी ग्वालियर में भी स्थानांतरित कर दिया था। तो मध्य प्रदेश में नागवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वृषनाग को माना जाता है। याद रखना, कहाँ पे इन्होंने शासन किया था? विदिशा में। विदिशा से हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं नागवंश के। और इसके अलावा इसके बाद इसके जो शासक हुए थे, उन्होंने जो इसकी राजधानी थी वो ग्वालियर तक ले गए थे। इसको पद्मावती कहा जाता था। अगला है, नागवंश के शासक शुरू में किसके सामंत थे? नागवंश के जो शासक थे शुरुआत में किसके शासक हुआ करते थे? तो नागवंश के जो शासन था शुरू में ये कुषाण वंश के सामंत हुआ करते थे। किसके होते थे? कुषाण वंश। नागवंश के जो शासक थे शुरू में कुषाण वंश के सामंत हुआ करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण वंश। अगला है, नागवंश की प्रारंभिक राजधानी। नागवंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो जो नागवंश है उसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? विदिशा थी। और बाद में विदिशा से इन्होंने राजधानी को पवाया या पद्मावती, जिसको ग्वालियर बोला जाता है, वहाँ पर स्थानांतरित कर दिया था। पहले इसकी राजधानी कौन सी थी नागवंश की? पहले इसकी राजधानी थी विदिशा। बेशनगर या विदिशा जो थी पहले इसकी राजधानी थी, है ना। उसके बाद में इसको कहाँ कर दिया था? पवाया पद्मावती में कर दिया था। अगला है, कुषाणों की सत्ता कमजोर होने के बाद नागों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी? कुषाणों की जब सत्ता कमजोर हो गई थी तो नागों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी? तो नागों ने विदिशा में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। कुषाणों की सत्ता जब कमजोर हो गई थी तो जो नागवंश था उन्होंने अपनी सत्ता कहाँ पर बना ली थी? उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी विदिशा में। कहाँ पर? विदिशा में कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, बाद में नागवंश की राजधानी विदिशा से कहाँ बना दी गई थी? तो विदिशा से जो राजधानी बना दी गई थी पद्मावती पवाया में बना दी गई थी। इसी को ही ग्वालियर कहा जाता था। तो नागवंश की राजधानी विदिशा से कहाँ कर दी गई थी? ग्वालियर में कर दी गई थी। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के दौरान मध्य प्रदेश में किस नाग शासक को हराया था? समुद्रगुप्त जब अपने विजय अभियान की तरफ चला था तो उसने अपने विजय अभियान के दौरान कई जो नागवंश के शासक हैं उनको हराया था, जिसमें कि गणपति नाग थे, एक नागसेन थे। इनको हराया था। इनमें से नागसेन जो थे वो पद्मावती के शासक थे। पद्मावती मतलब ग्वालियर के शासक थे। और गणपति नाग ने भी समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार का विरोध किया था, तो इसलिए गणपति नाग का जो नाम है वो जाना जाता है। तो समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के दौरान किस नाग शासक को हराया था? गणपति नाग को हराया था। याद रखना। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का विस्तार मथुरा और पद्मावती के आसपास के क्षेत्रों तक हो गया था, क्योंकि पद्मावती के जो नाग शासक हैं नागसेन, ये नागसेन को समुद्रगुप्त ने क्या कर लिया था? हरा दिया था। तो यहाँ से नागवंश की सत्ता हट गई थी। इसके अलावा गणपति नाग जो थे उन्होंने समुद्रगुप्त के पहले जो आर्यावर्त अभियान था उसका विरोध किया था और उनको गणपति नाग को भी क्या होना पड़ा था? पराजित होना पड़ा था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने अब विजय अभियान के दौरान किन नाग शासक को हराया था? तो एक तो गणपति नाग को हराया था और दूसरा किसको हराया था? नागसेन को हराया था। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति में जिसमें समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन किया गया है
उसमें किस नाग शासक की जानकारी मिलती है? उसमें इसी गणपति नाग शासक की जानकारी मिलती है कि उन्होंने इनको जब अपने सफल अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने इनको हराया था, ऐसा उसमें प्रयाग प्रशस्ति में उत्कीर्ण है, जो कि हरिसेन ने लिखा था। अगला है, किस वंश के शासक अपने कंधों पर शिवलिंग उठाते थे जिसके कारण उन्हें भार कहा जाता था? तो नागवंश के शासकों को क्या बोला जाता था? नागवंश के शासकों को भार बोला जाता था। नागवंश के शासक को क्या बोला जाता था? भार बोला जाता था। कारण क्या था कि वो अपने कंधों पर क्या उठाते थे? शिवलिंग को उठाते थे। अगला है, नागवंश के शासन क्षेत्र में मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो उत्तर में मुरैना से लेकर दक्षिण में विदिशा तक, पूरब में झांसी से लेकर पश्चिम में उज्जैन तक। तो मतलब ये ए और बी दोनों शामिल हैं। उत्तर में मुरैना से लेकर दक्षिण में विदिशा तक नागवंश का शासन था, और पूरब में झांसी से पश्चिम में उज्जैन तक नागवंश का शासन था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएंगे। पुराणों के अनुसार पद्मावती में कितने नाग शासकों ने शासन किया है? मतलब पद्मावती, यहाँ से पद्मावती से मतलब क्या हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा। तो पुराणों के अनुसार पद्मावती में कितने नाग शासकों ने शासन किया है? 9 नाग शासकों ने शासन किया है। पुराणों के अनुसार पद्मावती पर या ग्वालियर पर कितने नाग शासकों ने शासन किया है? 9 नाग शासकों ने पद्मावती पर शासन किया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकारों द्वारा खोजे गए सिक्कों के आधार पर पद्मावती में शासन करने वाले नाग शासकों की संख्या कितनी मानी? देखो वैसे 9 मानी गई है, लेकिन वैसे तो 9 थी, लेकिन सिक्कों के आधार पर जो खोज की गई है उसके अकॉर्डिंग 12 मानी गई है। जो सिक्कों के आधार पर शासन करने वालों की शासन करने वाले नाग शासकों की संख्या मानी है, वो कितनी मानी है? 12 मानी है। अगली है, किस नाग शासक के सिक्के नरवर से प्राप्त हुए हैं? तो नरवर से किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं? व्याघ्र नाग। व्याघ्र नाग के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? नरवर से प्राप्त हुए। नरवर को क्या बोलते हैं? शिवपुरी बोला जाता है नरवर को। और यहीं से किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं? व्याघ्र नाग के सिक्के प्राप्त हुए। किस नाग शासक के सिक्के नरवर से प्राप्त हुए हैं? तो व्याघ्र नाग के हुए हैं। अगला है, नागवंश के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? सिक्के और अभिलेख हैं, पुराण और महाभारत हैं, बाणभट्ट का हर्षचरित। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे इस पर व्हाट्सअप पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन है, ऐप की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। एप्लीकेशन कहाँ पे मिलेगी आपको? एप्लीकेशन की जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको ले सकते हैं। एप्लीकेशन से हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। अगला है, नागवंश के जो सिक्के होते थे आमतौर पर उस पर किसके चित्र मिला करते थे? तो नागवंश के जो सिक्के थे उस पर नाग का ही चित्र मिलता था। नागवंश के सिक्कों पर किसका चित्र मिलता था? नाग का चित्र मिलता था। किस ग्रंथ में 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन किया गया है? तो 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन किसने किया गया है? अग्नि पुराण में। अग्नि पुराण में 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन किया है। अगला है, नाग और किस अन्य राजवंश के बीच कुषाणों के पतन के बाद राजनीतिक संघर्ष हुआ है? तो किसके बीच हुआ है? गुप्तों के बीच। अभी अपन ने पढ़ा था गणपति नाग और समुद्रगुप्त के बीच हुआ था। तो कुषाणों के बाद नाग और गुप्त साम्राज्य के बीच राजनीतिक संघर्ष हुआ था। अगला है, पद्मावती पवाया किन नदियों के तट पर स्थित है? तो पद्मावती हुआ या पवाया हुआ, ये सिंध और पार्वती नदी के तट पर स्थित है। पवाया या पद्मावती किन नदियों के तट पर स्थित है? तो सिंध और पार्वती नदी के तट पर स्थित है। किस पर स्थित है? सिंध और पार्वती। सिंध और पार्वती नदी के तट पर पद्मावती या पवाया स्थित है। अगला है, विदिशा से प्राप्त वृषनाग का सिक्का कहाँ पर वर्तमान में सुरक्षित है? तो विदिशा से जो वृषनाग का सिक्का प्राप्त हुआ है उसको ग्वालियर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। विदिशा से जो वृषनाग का सिक्का प्राप्त हुआ है उसको कहाँ पे सुरक्षित रखा गया है? ग्वालियर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, नागवंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक कौन है जिसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है? प्रयाग प्रशस्ति में गणपति नाग का उल्लेख किया गया है। अगला है, नागवंश का शासनकाल मध्य प्रदेश के किस काल के दौरान था? तो 2री से 4थी शताब्दी ईस्वी तक था।
कब तक था? 2री से 4थी शताब्दी ईस्वी तक नाग वंश का शासनकाल मध्य प्रदेश में था। अगला क्वेश्चन है पुराणों में हैहय वंश का पहला शासक किस राजवंश का बताया गया है? पुराणों में हैहय वंश को कहाँ का पहला शासक राजवंश बताया है? तो पुराणों में जो हैहय वंश है उसको कहाँ का बताया है? महिष्मती। पुराणों में जो हैहय वंश है उसको कहाँ का पहला राजवंश बताया है? उसको महिष्मती का राजवंश बताया है। और अवंती जो है, इस अवंती का शासक यहाँ का पहला शासक था। मतलब अवंती का जो यहाँ का जब शासन बना था, मतलब पहला राजा बना था, वो अवंती का बना था। लेकिन एक राजवंश है ना कि पुराना ये राजवंश कहाँ से चला आ रहा था हैहय वंश, तो ये महिष्मती से चला आ रहा था। और अवंती का जो पहला शासक राजवंश ये था, तो ये अवंती भी इसका आंसर हो सकता है। अगर पहला शासक राजवंश की बात करें कि अवंती का पहला शासक हैहय राजवंश का ही हुआ करता था, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? महिष्मती हुआ करती थी। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? महिष्मती हुआ करती थी। जो पौराणिक कार्तिवीर्य अर्जुन है, जो सहस्त्रबाहु है, उसके शासनकाल में होती थी। अगला है हैहय राजवंश ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया है? जो हैहय राजवंश आया था उसने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया है? निमाड़ क्षेत्र पर शासन किया है। हैहय जो राजवंश था उसने मालवा का जो दक्षिणी राजवंश है उस पर शासन किया था। हैहय वंश ने कहाँ पर शासन किया था? तो जो दक्षिणी राजवंश है वहाँ पर, या दक्षिणी जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर, या दक्षिणी मालवा पर शासन इन्होंने किया था, जिसको हम बोलते हैं निमाड़। निमाड़ क्षेत्र खंडवा खरगोन बोला जाता है। नर्मदा नदी के पास का जो क्षेत्र था महिष्मती खरगोन, जिसको महेश्वर बोलते हैं, तो ये वही क्षेत्र था और नर्मदा नदी के पास का क्षेत्र था। यहाँ पे बताया जाता है इस वंश के सबसे शक्तिशाली जो राजा थे हैहय राजवंश के, वो कार्तिवीर्य अर्जुन थे, जिन्होंने रावण को भी पराजित किया था। और बाद में परशुराम के संघर्ष के बाद कार्तिवीर्य जो अर्जुन था उनका पतन हो गया था। ये मध्य और पश्चिमी भारत में फैला हुआ था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी इसका शासन हुआ करता था। इनकी राजधानी जो हैहय राजवंश की थी वो कहाँ पे थी? मध्य प्रदेश के महिष्मती में इसकी राजधानी हुआ करती थी। कार्तिवीर्य अर्जुन सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने शक्तिशाली राजाओं को हराया और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। ये 5 कुलों में बटा हुआ था, जिसमें वीरति, होरे, सरयाता, भोज, अवंती और तुंडीकर शामिल थे। अगला क्वेश्चन है हैहय वंश की राजधानी क्या थी? अभी अपन ने पढ़ा हैहय वंश की राजधानी कौन सी थी? महिष्मती हैहय वंश की राजधानी थी। पौराणिक कथा के अनुसार हैहय वंश के किस राजा ने रावण को हराया था? तो सहस्त्र अर्जुन या कार्तिवीर्य अर्जुन ने किसको हराया था? रावण को हराया था। अगला है हैहय वंश किस चंद्रवंशी राजा के वंशज माने जाते हैं? तो हैहय वंश जो है मनु जो थे उनके वंशज माने जाते हैं। हैहय वंश किस चंद्रवंशी राजा के वंशज माने जाते हैं? सॉरी, यदु के माने जाते हैं। हैहय वंश जो है किस चंद्रवंशी राजा के वंशज माने जाते हैं? तो हैहय वंश का जो वंशज थे वो कौन थे? यदु। यदु जो वंश था, जिसको हम यादव वंश भी बोलते हैं, उनका ही ये जो हैहय वंश माना जाता था। तो हैहय वंश यदु वंश के वंशज थे, मतलब ये इसकी विशिष्ट शाखा थी। यदु का ज्येष्ठ पुत्र थे सहस्त्रजीत। यदु के जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम क्या था? सहस्त्रजीत था। और सहस्त्रजीत का जो वंश हुआ करता था उसको हैहय कहा जाता था। और हैहय वंश यदु वंश की एक शाखा के रूप में स्थापित हुआ था। सबसे प्रसिद्ध हैहय राजाओं में कार्तिवीर्य अर्जुन था, जो महिष्मती के राजा थे। यदु के कई पुत्र थे, जिनमें से एक सहस्त्रजीत था। सहस्त्रजीत के वंश में ही हैहय का जन्म हुआ था, जिसके नाम पर उनका नाम हैहय वंश पड़ा था। तो हैहय के पुत्र महिष्मान ने महिष्मती शहर की स्थापना की थी। हैहय के पुत्र कौन हुए थे? महिष्मान। यदु के पुत्र थे सहस्त्रजीत, सहस्त्रजीत के पुत्र थे हैहय, और हैहय के पुत्र कौन थे? महिष्मान, जिसके नाम पर क्या हुआ था? महिष्मती की स्थापना होती। कार्तिवीर्य अर्जुन इसके सबसे प्रसिद्ध शासक थे। हैहय वंश की एक दूसरी यदु के दूसरे पुत्र थे क्रोष्टा।
क्रोष्टा ने यादव वंश की स्थापना की थी। एक और पुत्र क्या थे, क्रोष्टा या कोष्टा इनको बोला जाता है। इन्होंने किस वंश की स्थापना की थी, यदु वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से जो चंद्रवंशी राजा यदु थे उसके दो पुत्र होते थे, एक सहस्त्रजीत और एक था कोष्टा। अगला है, हय्यई वंश के सबसे महान शासकों में एक किसको जाना जाता है। एक तो जाना जाता है कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन तो इसमें है नहीं है, तो माना जाता है महेशमत। ये महेशमत हय्यई के पुत्र थे जिन्होंने महेश्वर की स्थापना की थी। किसके पुत्र थे, ये हय्यई के पुत्र थे। फ्रेंड्स, अगर आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं या आप एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं और आपको पार्ट ए में दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे पार्ट ए का एमसीक्यू कोर्स, आप हमारा पार्ट ए प्लस पार्ट बी का एमसीक्यू कोर्स, आप हमारा क्रैश कोर्स, ये सारे कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। साथ में आप हमारी एप्लीकेशन से टेस्ट सीरीज़ भी इसकी ले सकते हैं। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होगे। तो सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मस्ट है, अभी तो आपको वो करना है। तो उसके लिए आप हमारा एफएसओ का प्रैक्टिस बैच खरीद सकते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। ये हमारा एफएसओ का एमसीक्यू कोर्स है। इसमें 30,000 प्लस एमसीक्यू टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। हर टॉपिक के इसमें एमसीक्यू हैं। आपको जितने भी सिलेबस में आपके टॉपिक हैं, सारा पार्ट बी पार्ट ए के टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एमसीक्यू रूप में, और आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा एफएसओ का क्रैश कोर्स है। ये 799 का है। एमसीक्यू कोर्स 499 का है। यहाँ पर डेली टेस्ट होता है। टेस्ट की बार बार प्रैक्टिस होती है। करंट अफेयर्स तैयार करवाए जाते हैं। टॉपिक वाइज करंट आपको दिए जाएंगे। रोज़ाना इससे 3 से 4 टॉपिक तैयार होते हैं और रोज़ाना आपके बहुत सारे एमसीक्यू तैयार हो जाते हैं। क्योंकि टेलीग्राम पर टेस्ट होता है, तुरंत गलती पकड़ आती है कि आपका गलत हुआ है, तो आप उसको गलती को सुधार लेते हैं, क्योंकि आपको तुरंत पिन कर जाता है रेड और ग्रीन का मार्क। तो ये बहुत अच्छा है। इसमें पीवाईक्यू का भी टेस्ट होता है। सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। पर जितना आपको टेलीग्राम पे प्रैक्टिस करने में मज़ा आता है उतना कॉपी पेन पे नहीं आता है। तो ये बहुत अच्छा एक कोर्स है, तो जिसे आप परचेस कर सकते हैं। ये 799 का हमारा ये क्रैश कोर्स है। और 14 दिसंबर तक आपको डेली इसमें टेस्ट होने हैं। रात को भी टेस्ट होता है और शाम को 6 बजे भी होता है। और एक तरीके से इसमें दिन भर इसमें प्रैक्टिस करवाई जाएगी, है ना। तो ये हमारे एफएसओ के एमसीक्यू कोर्स है। एक हमारा नोट्स बैच भी है जिसका चार्ज 499 कर दिया है। इसमें आप हैंड रिटन नोट्स परचेस कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है, टेस्ट बैच है, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये पूरे धमाकेदार बैच के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। वीडियो, ट्रिक, नोट्स, एमसीक्यू, ये सारी चीज़ों के साथ, है ना। इसके अलावा ये हमारा ट्रिकी बैच है। इसका चार्ज भी हमने जो 1999 था, इसका चार्ज 999 कर दिया है। इसमें रिकॉर्डेड ट्रिकी वीडियो भी मिलेंगे, इसमें नोट्स भी मिलेंगे, इसमें एमसीक्यू भी मिलेंगे। सारी चीज़ें आपको हैं, आपको कवर, तो आप इसको भी परचेस कर सकते हो। जैसे कि ये हमारा एफएसओ का भी 22 से 28 तक का शेड्यूल है। किस किस का टेस्ट है, मेघालय एफएसओ पेपर है, जनजाति की जानकारी, दूध और उसके प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति, फूड पैकेजिंग और भोजन भंडारण, खेती आधारित जीविका के अवसर, उसके बाद सूचकांक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक, फूड सेफ्टी, फूड सुरक्षा जो प्रबंधन प्रणाली है, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व, कोडेड एलिमेंट्रीज कमीशन, मध्य प्रदेश फसल, मध्य प्रदेश वनोपज, ये टेस्ट। इसके अलावा ये हमारा छात्रावास अधीक्षक का बैच है। इसमें पोस्ट 5,000 आनी है, अभी हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी। इसका ऑफर प्राइस 999। ये सारे टॉपिक आपको ये ट्रिक द्वारा याद करवाए जाएंगे, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। 100 लोगों को ही है, तो बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो आपको अभी से ही तैयार करना पड़ेगा। ये एफएसओ की टेस्ट सीरीज़ है जो एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इसमें संडे को पूरा एफएलटी टेस्ट है। ये हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच है। प्रीलिम्स के सारे टॉपिक यूनिट 1 से 10 तक यहाँ पे ट्रिक से याद करवाए जा रहे हैं, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये एमपीपीएससी प्री का 25,000 प्लस एमसीक्यू का ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। इसका चार्ज ओनली 499 है, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। और ये एमपी टेट वर्ग 3 का हमारा वर्ग 1 का बैच है। ये 1999 का है, जो केमिस्ट्री के लिए है, तो आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो हय्यई राज्य था वो किस नदी के तट पर बसा हुआ था। हय्यई राज्य नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ था। अगला है, बाद के काल में हय्यई वंश की एक शाखा किस नाम से जानी गई, जिसने मध्य भारत में चेदी मतलब खजुराहो या डाहल क्षेत्र पर शासन किया। उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया कलचुरी। ये हय्यई वंश की एक शासक थी, जिसने जबलपुर में भी शासन किया था। तो हय्यई वंश की एक शाखा किस नाम से जानी गई, कलचुरी नाम से जानी गई, जिसने मध्य भारत पर शासन किया था। अगला है, हय्यई वंश की दक्षिणी शासक की राजधानी क्या थी, जिसे बाद में अवंती नाम दिया गया। महिष्मती थी, जिसे बाद में अवंती नाम दिया गया।
महाजनपद काल में अवंती महाजनपद में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र शामिल था? अवंती महाजनपद में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र शामिल था? मालवा। अवंती कहाँ आती थी? मालवा क्षेत्र में आती थी, तो कौन इसका हो जाएगा? मालवा हो जाएगा। अगला है, हैहय जनजाति के कितने कबीले हुआ करते थे? हैहय जनजाति के 5 कबीले हुआ करते थे। कितने कबीले हैहय जनजाति के हुआ करते थे? तो हैहय जनजाति के 5 कबीले हुआ करते थे। ये भी आ सकता है कि हैहय जनजाति के कितने कबीले थे? 5 कबीले हैहय जनजाति के थे। कितने थे? 5 कबीले इसके थे। इसके अनुसार, इन कबीलों के अनुसार इनकी शाखाएं थी। जैसे कि बात करें, एक था वितिहोत्र, एक कबीला था वितिहोत्र, दूसरा था सरयाता, तीसरा था भोज, तीसरा है भोज, चौथा है अवंती और 5वां है टुंडीकर, जिसको दमोह बोलते हैं वर्तमान में। 5वां है टुंडीकर। ये 5 शाखा जो थी हैहय जनजाति की फैली हुई थी। इन्हीं कबीलों ने मिलकर हैहय साम्राज्य पर शासन किया, राजधानी महिष्मती को बनाया। बाद में कलचुरी राजवंश जैसे कई मध्यकालीन राजवंशों ने हैहय वंश से अपनी उत्पत्ति का दावा भी किया है। अगला है, कौन हैहय वंश के 5 प्रमुख कबीलों में से नहीं था? चेदी नहीं था, भोज, सरयता, वितिहोत्र थे, चेदी खजुराहो नहीं था। खजुराहो एक अलग महाजनपद में आता था। पौराणिक कथा के अनुसार किस भार्गव नेता ने हैहय साम्राज्य का अंत किया था? परशुराम। परशुराम ऐसे नेता थे ऐसे जिन्होंने हैहय साम्राज्य का अंत कर दिया था। जयध्वज जो हैहय वंश का एक शासक था, किस क्षेत्र पर शासन किया था? याद रखना, जयध्वज किस वंश का शासक था? तो जयध्वज जो था वो हैहय वंश का शासक था। जयध्वज किस वंश का शासक था? जयध्वज हैहय वंश का शासक था। किस क्षेत्र पर शासन किया था? मालवा में शासन किया था। हैहय वंश की उत्पत्ति किस पौराणिक ग्रंथ से मानी जाती है? श्रीमद् भागवत और हरिवंश पुराण। हैहय वंश की उत्पत्ति किस पौराणिक ग्रंथ में बताई गई है? श्रीमद् भागवत और हरिवंश पुराण में हैहय वंश की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं कारोस वंश। कारोस वंश ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया है? बघेल खंड में किया है। कारोस वंश ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया है? तो कारोस वंश ने मध्य प्रदेश के बघेल खंड में शासन किया है। अगला क्वेश्चन है, पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों के अनुसार कारोस राज्य को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कारोस वंश को वर्तमान में बघेल खंड के नाम से जाना जाता है। कारोस वंश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो कारोस वंश को वर्तमान में बघेल खंड के नाम से जाना जाता है। ये जो कारोस थे ना, ये कारोस जो थे ये मनु के पुत्र थे। कारोस किसके पुत्र थे? कारोस जो पुत्र थे, कारोस मनु के पुत्र थे, जिन्होंने बघेलखंड क्षेत्र में इस वंश की स्थापना की थी। ये वंश महाभारत में वर्णित यादव साम्राज्यों में से एक था और चेदी के दक्षिण में था। इस वंश के राजा दंतवक्र ने मगध के राजा जरासंध को सहायता दी थी और बाद में भगवान कृष्ण द्वारा मारे गए थे। इस राजवंश को आधुनिक मध्य प्रदेश के दतिया जिले से जोड़ा जाता है। बाकी कारोस वंश को किससे जोड़ा जाता है? दतिया से जोड़ा जाता है। और जो कारोस थे वो किसके पुत्र थे? मनु के पुत्र थे, जिन्होंने बघेलखंड क्षेत्र में शासन किया था, जो चेदी के दक्षिण में स्थित एक साम्राज्य था, जिसकी पहचान मध्य प्रदेश में किससे की जाती है? दतिया जिले से की जाती है। कारोस वंश किस प्राचीन काल से संबंधित था? कारोस वंश जो है प्राचीन काल से संबंधित था। महाकाव्य काल जो प्राचीन काल है उससे कारोस वंश संबंधित था। अगला है, कारोस शब्द का जो संबंध है किस क्षेत्रीय जनजाति से माना जाता है? तो क्षत्रिय से इसका संबंध माना जाता है ना। क्षत्रिय एक जिसका संबंध था कारोस से। कारोस का उल्लेख किस में मिलता है? पुराणों और महाकाव्य में कारोस वंश का उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में कारोस कैसा बंध था? एक स्थानीय राजवंश इसको हम बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, पौराणिक कथाओं में कारोस को अक्सर किस अन्य प्राचीन राजवंश से जोड़ा जाता था? तो कारोस को चंद्र वंश से जोड़ा जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कारोस को किस अन्य राजवंश से जोड़ा जाता था? चंद्र वंश। फ्रेंड्स, रात को आपको FSO के फर्मेंटेशन के क्वेश्चन आपको कराऊंगी, साथ में मध्य प्रदेश के पर्वतों का वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगी, जो हमारा टॉपिक वाइज MCQ चल रहा है। तो जो भी चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और न्यू है तो कमेंट भी कीजिएगा।
तो पौराणिक कथाओं में कारुस को किस अन्य राजवंश से जोड़ा गया है? चंद्रवंश से जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गठन के समय कारुस वंश द्वारा शासित बघेलखंड किस घटक राज्य का हिस्सा था? जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो कारुस वंश जो है विंध्य प्रदेश का हिस्सा था। कब था? विंध्य प्रदेश का हिस्सा था। एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ 1956 में, तब मध्य प्रदेश के पास कितने जिले थे? मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? इसका आंसर आप लोगों को देना है। मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो मध्य प्रदेश के गठन के समय कारुस वंश द्वारा शासित किस घटक राज्य का हिस्सा था? विंध्य प्रदेश का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है, कारुस वंश के क्षेत्र को वर्तमान में किस आधुनिक जिले के रूप में पहचाना जाता है? तो रीवा सतना क्षेत्र को पहचाना जाता है। रीवा सतना क्षेत्र को कारुस वंश के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं था? मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा राजवंश नहीं था? कच्छप घाट मध्य प्रदेश से था, औलीकर मंदसौर में था, और कारुस वंश था। हर्यक वंश ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं था, ये मगध वंश से संबंधित था। हर्यक वंश किससे था? मगध से संबंधित था। फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो था। ये हमने प्राचीन इतिहास से किए थे। अब अपन कल जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे इसके आगे के राजवंश करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।